खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। आज से मैं आप सबों के लिए हाजिर हो रहा हूँ मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साल 2019 में पूछे गए बीएड, डीएड एंड एमएड के एंट्रेंस टेस्ट में पूछे गए सवालात के साथ। ये सीरीज़ बहुत लंबी चलेंगी क्योंकि मैं मानू के एंट्रेंस टेस्ट में पूछे गए सभी सेक्शन, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तो इस सीरीज़ में सबसे पहली वीडियो के साथ मैं हाजिर हुआ हूं बीएड के क्वेश्चंस के साथ। लेकिन कुछ वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बताता चलूँ कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। तो क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है, क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं, उसको हम दो हिस्से में बांट दें, ए और बी। ए में भी 50 क्वेश्चंस होते हैं और बी में भी 50 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन इन सबों को फिर और बांटें कि ए में जो 50 क्वेश्चंस होते हैं उनका क्या है और बी में जो पूछे जाते हैं उनका क्या होता है। तो क्वेश्चंस ए में जो पैटर्न होते हैं वो 50 मार्क्स के क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के लिए बराबर होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू, सोशल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, फिज़िकल साइंस और मैथमेटिक्स, ये 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। तो उन पाँचों सब्जेक्ट के लिए जो सेक्शन ए के 50 क्वेश्चंस होते हैं वो सभी के लिए बराबर होते हैं। लेकिन जो सेक्शन बी वाला क्वेश्चन होता है वो हर एक के सब्जेक्ट से अलग अलग आता है। तो इस सीरीज़ में जो मैं सबसे पहली वीडियो शुरू कर रहा हूँ वो सेक्शन ए की वीडियो है। यहाँ आप स्क्रीन पर एक चीज़ देखकर ये परेशान ना हो कि यहाँ तो उर्दू लिखा है तो इसके लिए बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस या मैथमेटिक्स का क्वेश्चन क्या होगा। तो लेकिन जो क्वेश्चन सीरीज़ का 1 से 50 तक वाला क्वेश्चन है वो सभी सब्जेक्ट का बराबर होता है। इस वजह से यहाँ जो उर्दू में दिख रहा है वही क्वेश्चन आपके वही क्वेश्चन आपके सोशल स्टडीज़ में होगा, वही क्वेश्चन आपके बायोलॉजिकल साइंस में होगा, वही क्वेश्चन आपके फिजिकल साइंस में होगा, वही क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स में होगा। तो इस चीज़ के लिए आप टेंशन ना लें, मैं शुरू करता हूँ। तो इस सीरीज़ में सबसे पहला सवाल जो होगा हमारे सामने, मेरे यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं तो उनमें क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सारे दिए हुए हैं। हम पेज नंबर 2 पर आते हैं। इस पेज में आम मालूमात यानी जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज के कुल 10 क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। वो कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं? सबसे पहला यहाँ सवाल है, हिंदुस्तान की दरियाफ्त यानी डिस्कवरी करने वाला वास्को डी गामा कहाँ का शहरी था? मीन्स हिंदुस्तान की जब खोज की गई थी सबसे पहले समुद्री रास्ते के ज़रिए, तो उसको खोज करने वाला वास्को डी गामा था। वो कहाँ का रहने वाला, कहाँ का शहरी, शहरी मीन्स सिविलियंस या फिर नागरिक, कहाँ का था? ऑप्शन ए पुर्तगाली, बी डच, सी फ्रांसीसी और डी इंग्लैंड। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए पुर्तगाली, क्योंकि वास्को डी गामा कहाँ से? पुर्तगाल से भारत आया था। इसके बारे में कुछ और आपको बताता चलूँ कि वो आया था तो हिंदुस्तान के कौन से शहर में आया था? कालीकट। कालीकट केरल में पड़ता है। वहीं कब आया था? 20 मई 1498। वास्को डी गामा भारत में 20 मई 1498 को केरला के कालीकट में आया था। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत की पहली जंग कब हुई थी? पानीपत जंग बहुत फेमस है। ऑप्शन ए 1528, बी 1529, सी 1526 और डी 1536। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा आप बताएं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। थोड़ा वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। हाँ, तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 1526। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। और दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पहली लड़ाई के बारे में थोड़ा किन दोनों, एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो पहली लड़ाई पानीपत की हुई थी वो किन के बीच भी हुई थी? तो वो है इब्राहिम लोधी और मुग़ल शहनशाह के सबसे पहले बादशाह, मुग़ल दौर के सबसे पहले बादशाह बाबर के बीच, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच।
और उसी तरह से जब पानीपत का जिक्र आ गया तो हम थोड़ा इसके बारे में और डिटेल्स में जान लेते हैं कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तो दूसरी लड़ाई जो कि है 5 नवंबर 1556 को किनके बीच हुई थी? अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई थी। और उसी तरह जो तीसरी लड़ाई पानीपत की हुई थी वो 1761 में। तो आप जान गए कि पहली लड़ाई जो हुई थी 1526 में, दूसरी लड़ाई 1556 में और तीसरी लड़ाई 1761 में। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदुस्तान में रियासत स्टेट का सरबराह कौन होता है? रियासत किसे कहते हैं? स्टेट को, या फिर हिंदी में राज्य कह लें। उसका सरबराह हेड कौन होता है? ऑप्शन ए सदर, बी वज़ीर आला, सी लेफ्टिनेंट गवर्नर, या फिर डी गवर्नर। तो यहाँ आप कुछ लोगों के लिए बहुत ही परेशान करने वाला सवाल होगा, क्योंकि जो उर्दू के कुछ टर्म्स दिए गए हैं उनसे वो नावाकिफ़ होंगे। तो यहाँ बताता चलूँ कि सदर कहते हैं प्रेसिडेंट को। हिंदुस्तान का जो प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति होता है उसे उर्दू में सदर कहते हैं। और वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री को कहते हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर, उन दोनों के लिए तो सेम वर्ड ही उर्दू में इस्तेमाल कर लिया गया है। तो रियासत का हेड कौन होता है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। किसी भी रियासत का हेड, किसी भी रियासत का सरबराह या मुखिया कह लें, वो वहाँ का गवर्नर होता है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसको जदीद हिंदुस्तान का मोजिद कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी महात्मा गांधी, सी लाला लाजपत राय और डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। जदीद हिंदुस्तान का मोजिद मीन्स मॉडर्न इंडिया का फादर किसे कहा जाता है? तो उसका सही जवाब राजा राम। उसी तरह जो ऑप्शन में कुछ और दिए गए, महात्मा गांधी को हम बापू भी कहते हैं, या फिर सी में जो लाला लाजपत राय उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। या फिर आप अगर हम लाल बाल पाल वाला जो मामला एक आया था क्रिप्स मिशन, लाल बाल पाल का जो एक आप पढ़ेंगे कमेटी आई थी, जो उन पर हमला हुआ था या उन लोगों की पुलिस की पिटाई से मौत हुई थी, उनमें भी यही लाला लाजपत राय थे। और ऑप्शन डी जो है सुभाष चंद्र बोस। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदुस्तान का आइन कब बनकर मुकम्मल हुआ था? हिंदुस्तान का आइन मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर भारत का संविधान कब तैयार हुआ था? ए 28 नवंबर 1948, बी 30 नवंबर 1949, सी 26 नवंबर 1948 और डी 15 अगस्त 1948। तो ये सवाल आप बताएं क्या है, क्योंकि ये सवाल ही गलत है। इनमें जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। और एक बात बताता चलो, अगर इस तरह के कोई क्वेश्चंस आते हैं जिस क्वेश्चंस में मिस्टेक होता है, एरर होता है, अगर उसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है तो उस सवाल का मार्क्स सभी स्टूडेंट्स को दे दिया जाता है जिन स्टूडेंट्स ने उस क्वेश्चंस को टच किया था। मीन्स के उस क्वेश्चन की जगह पे अपना घेरा लगाया, कि कोई भी एक ऑप्शन को घेरा लगा दिया था। अगर किसी ने इस क्वेश्चन को छोड़ ही दिया, स्किप कर दिया, तो फिर उसे इसका मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी ने इस क्वेश्चन को टच किया है, चाहे इसमें से कोई भी ऑप्शन को, तो उसे उस क्वेश्चंस का एक मार्क्स मिल जाएगा। या फिर इसी तरह अगर किसी ने किसी सवाल का 2 सही जवाब अगर ऑप्शन में दे दिया गया हो तो उनमें से उन दोनों में से जिन 2 सही जवाब को जिन लोगों ने टिक किया था उसको उसका मार्क्स मिलेगा। इस वजह से आप लोग इम्तिहान में अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बिल्कुल भी ना छोड़े, कुछ ना कुछ उसको फिल कर ही दे। हाँ, तो अब इस सवाल का मैं सही जवाब बताता चलूँ कि वो होगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था या हिंदुस्तान का आइन जिसे कह लें, उसे बनने में
कितना वक्त लगा था, तो वक्त जो है वो है 2 साल 11 महीना 18 दिन, कुल इतना वक्फा उसे तैयार होने में लगा था। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बैनुल अक़वामी यौम ख़ातीन। इसमें 2 वर्ड उर्दू के बहुत थोड़ा सा मुश्किल यूज़ कर लिया गया है। जो लोग नन उर्दू से बिलोंग्स करते हैं उन लोगों के लिए मुश्किल है। बैनुल अक़वामी मीन्स इंटरनेशनल या फिर अंतर्राष्ट्रीय, जैसे हिंदी में कह ले। यौम ख़ातीन वुमेन डे, महिला दिवस। तो जिसे हम अगर इंग्लिश में कह लें तो वर्ल्ड वुमेन डे कब मनाया जाता है, या हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 मार्च, बी 4 मार्च, सी 14 मार्च और डी 8 मार्च। तो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, 8 मार्च को बैनुल अक़वामी यौम ख़ातीन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, CNG है। CNG का फुल फॉर्म हमें यहाँ बताना है, क्या होता है। ऑप्शन ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन बी कंट्रोल्ड नेचुरल गैस, सी साइनोजेन नेचुरल गैस और डी कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस। तो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदुस्तान की किस रियासत में उर्दू को पहली सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है। ये उर्दू यूनिवर्सिटी है, यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू लगा हुआ है, तो इस वजह से कुछ 1-2 क्वेश्चंस आपको उर्दू से रिलेटेड या उर्दू का जो नेशनलाइजेशन हो रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको रहेगा ही। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन है, हिंदुस्तान की किस रियासत में उर्दू को पहली सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है। ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी राजस्थान और डी जम्मू कश्मीर। तो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में उर्दू को पहली सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है। लेकिन इसी तरह अगर क्वेश्चन पूछते रहे कि किस रियासत में उर्दू को स्टेट का, राज्य का या रियासत का उर्दू को दूसरी ज़बान का दर्जा हासिल है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिहार। बिहार में उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज माना गया है और जम्मू कश्मीर में ये फर्स्ट लैंग्वेज है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे जो कि इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा। आलमी माहौलियाती दिन मीन्स वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 अगस्त, बी 5 जुलाई, सी 5 अगस्त और डी 5 जनवरी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए 5 जून को। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे 5 जून को मनाया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन सी का सबसे बड़ा ज़रिया, सबसे बड़ा सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। ऑप्शन ए गोश्त, बी आंवला, सी सेब और डी तरबूज। तो इस सवाल का जो सही जवाब है, यहाँ एक आप चीज़ जान ले कि विटामिन के बारे में इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो इसके कुछ आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। इसके अलावा आंवला के अलावा भी इसका आंसर है, लेकिन आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन्हीं 4 में से ढूंढना है। मीन्स के जो 3 अलग ऑप्शन हैं उनमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है, लेकिन आंवला में जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी आंवला। अगर हम बात कर लें गोश्त में तो ज़्यादा उसमें डी पाया जाता है, या फिर इसी तरह सेब होता है तो उसमें ए पाया जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस को समझने की ज़रूरत है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प हो। चलिए आज हम बस इतने ही पे रुकेंगे और आप सबों से हम फीडबैक लेना चाहेंगे कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी, या फिर इसमें और मैं क्या सुधार कर सकता हूँ, किस तरह की और अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ, या फिर आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं कल से और ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियोस में इस बात का ज़रूर ध्यान रखूंगा जो आप लोग नीचे हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करेंगे। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।